हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के डेली करंट अफेयर में हम लोग जो भारतीय मीडिया है इसके बारे में एक एडिटोरियल पढ़ेंगे और ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं, यानी कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो रह चुके हैं, YV रेड्डी जी, उन्होंने लिखा है। तो जाहिर सी बात है, जो इलेक्शन कमीशन के प्रमुख रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जब लिखेंगे तो उनकी बात में बहुत ज़्यादा तथ्य भी होंगे और बहुत ज़्यादा अनुभव भी होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में काम किया है। तो जो ये आर्टिकल है, इसमें एक तरह से आपकी भारतीय मीडिया में किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि इसके जो ये जो मैं पढ़ाता हूँ आपको चैप्टर्स या करंट अफेयर्स, इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम पे मैं PDF के रूप में अवेलेबल करा देता हूँ। और दूसरी बात है, अगर आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसके ऊपर मेंस के क्वेश्चन चाहते हैं तो ये कोर्स एकदम फ्री है। आप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है। कैसे इनरोल करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है जिसको देख के आप इनरोल कर सकते हैं कोर्स में। जैसे कि अगर मैं 2 क्वेश्चन की आपसे बात करूं तो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। एक है, सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, प्रस्तुत कथन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में आवश्यक सुधारों का वर्णन करें। तो ये अभी मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ पे जो टॉपिक पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की राह में उपस्थित बाधाओं की पहचान करते हुए इनके निदान के कुछ व्यवहारिक उपाय सुझाएं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करंट में पढ़ाए थे। ये जो क्वेश्चन 29 है, ये एक्चुअली मैंने एक भरत झुनझुनवाला जी का आपको कल ही आर्टिकल पढ़ाया था, तो वहां से है। तो आते हैं डायरेक्ट आज के टॉपिक पे कि अभी अभी क्या हुआ है, एक चैनल है हमारे यहाँ सुदर्शन टीवी, तो उसमें कुछ प्रोग्रामों का प्रसारण हो रहा था जो प्रोग्राम समाज के लिए अच्छे नहीं माने गए। ये माना गया कि इन प्रोग्राम्स की वजह से समाज में घृणा फैल जाएगी, हेट फैल जाएगी, और उनके प्रसारण पे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। तो ऐसे में अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जो मीडिया हमारे देश में लगातार काम कर रहा है, तो मीडिया की देखिए अपनी अच्छी बातें भी हैं और अपनी बुरी बातें भी हैं। यानी कि मीडिया देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। और साथ में कभी कभी जब मीडिया हेट से संबंधित खबरें दिखाने लगता है या बायस्ड खबरें दिखाने लगता है, पक्षपाती, तो इससे क्या होता है कि देश के लोकतंत्र को खतरा भी उत्पन्न होता है। तो ऐसे में एक क्लियर बात अब सामने आ रही है कि मीडिया के ऊपर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ नियम वगैरह जो है मीडिया के ऊपर लागू होना चाहिए। अब देखिए, इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो कोर्ट ने अभी अभी ये ज़रूरत महसूस की है, या कह लीजिए इस बात पे जोर दिया है कि मीडिया के लिए कुछ क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए, यानी कि साफ साफ गाइडलाइन होना चाहिए। देखिए, गाइडलाइन क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया आप रोड पे लेफ्ट साइड ही चलेंगे, तो ये गाइडलाइन हो गई। अब आप अगर इस गाइडलाइन को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो इस तरह से मीडिया के ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए कि मीडिया किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरह से काम करेगा। और देखिए, साथ में इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कोई गाइडलाइन है, मान लीजिए ये नियम तो है कि रोड पे बाईं तरफ चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, लेकिन अगर आप राइट साइड चल रहे हैं तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लग रहा है, तो फिर आप इसको मानेंगे नहीं। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना, यानी कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये लागू हो, इस चीज को भी एक तरह से इंश्योर करना होगा। It is undeniable that television has become the most powerful media with unprecedented influence over the mind of people। यानी कि भारत में जो टेलीविज़न है, अब देखिए गांव गांव तक फैल गया है। तो ऐसे में टेलीविज़न का लोगों के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लोगों के जो डिसीजन होते हैं, लोग जिस तरह से सोचते हैं, उसके ऊपर टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो अनब्राइडेड, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जिसके पास पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, वो निरंकुश हो जाएगा। जैसे आप पहले कई सारे राजाओं की बात सुनते हैं, एक समय पे राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो वो निरंकुश हो जाते थे, यानी कि वो मनमाफी करने लगते थे और लोगों को बहुत उससे तकलीफ पहुंचती थी। तो इसलिए मीडिया के ऊपर कुछ नियम कानून बनाए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, इस तरह के रेगुलेशन में कौन कौन से तरीके हैं जिस तरह से मीडिया के ऊपर ये नियम कानूनों को लागू किया जा सकता है। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से तरीके हैं अलग अलग, और कौन सा तरीका अच्छा रहेगा जिसके माध्यम से मीडिया के ऊपर रेगुलेशन या मीडिया के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो देखिए, पहला हो गया गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि देखिए तरीका क्या हो सकता है कि सरकार कुछ नियम कानून बनाए, सरकार की एक अथॉरिटी या सरकार की कोई बॉडी हो जो ये तय करे कि कौन सा मीडिया चैनल अपना काम सही से कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है।
इसमें देखिए कमी क्या है, हो सकता है सरकार ऐसे मीडिया चैनल जो सरकार का ज़्यादा विरोध करते हैं उनको पनिश करने लगे। तो इस रेगुलेशन के तरीके को जहाँ पे सरकार अपने कह लीजिए कि बॉडी बनाती है या सरकार किसी संस्था को बनाती है, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब मीडिया अपने आप से अपने ऊपर नियंत्रण रखे, यानी कि कोई बाहरी दूसरी संस्था नहीं। जैसे कि आपको बाईं तरफ चलना है तो बजाय इसके कि कोई और आपके ऊपर नियंत्रण स्थापित करे, कोई और आपका जुर्माना काटे, मीडिया खुद ही इस तरह की व्यवस्था कर ले अपने आप में कि जितने भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सभी एक सही दिशा में चलें। लेकिन ये चीज़ भी कम से कम भारत में अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में तीसरा और जो सबसे सही तरीका दिखता है वो है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। इंडिपेंडेंट मतलब एक स्वायत्त या स्वतंत्र। तो स्वतंत्र देखिए क्या होता है, स्वतंत्र बॉडी या स्वतंत्र तरीके का रेगुलेशन ऐसा स्वतंत्र, इसे हम लोग विनियमन कह सकते हैं। तो जो स्वतंत्र विनियामक बॉडी होगी, स्वतंत्र विनियामक संस्था होगी, वो कैसी संस्था होगी? एक इस तरह की संस्था जिसके ऊपर ना सरकार का दबाव है ना मीडिया का ही दबाव है, यानी कि ये जो भी फैसला करेगी वो उसी तरह से करेगी जैसे हमारे कोर्ट्स करते हैं, यानी जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो इसी तरह से एक स्वतंत्र संस्था जो केवल न्याय के आधार पे कि क्या चीज़ न्यायपूर्ण है, क्या चीज़ सही है, इस आधार पे अपने डिसीजन लेगी। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस अधिकार का हनन हो सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वही आर्टिकल 19 इस बात की भी व्यवस्था करता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर तार्किक रूप से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसे संविधान की भाषा में कहते हैं युक्त प्रतिबंध। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी। यानी जैसे कि कोई मीडिया चैनल समाज में हेट फैला रहा है तो उसके ऊपर फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि इस समय सरकार के पास कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसके तहत सरकार मीडिया चैनल पे लगाम लगा सकती है, या कह लीजिए मीडिया चैनल पे नियंत्रण स्थापित कर सकती है। गवर्नमेंट इज नॉट विदाउट इट्स ओन रेगुलेशन पॉलिसीज, यानी ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई नियम कानून वर्तमान में है ही नहीं। जैसे कि प्रोविजन विद इन द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994, ये एक तरह का कानून हो गया। इसी तरह से केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995, ये दूसरा हो गया। पॉलिसी गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग द टेलीविजन चैनल फ्रॉम इंडिया ऑफ 2000, यानी कि सन 2000 में जो पॉलिसी गाइडलाइन जारी की गई थी टेलीविज़न चैनल के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए, वो तो इस तरह से तीन तरह के देखिए रेगुलेशन हो गए। केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल जो 1994 में आया, केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट जो 1995 में आया, और 2000 की पॉलिसी गाइडलाइंस। तो इन तीनों तरीकों से जो सरकार है वो मीडिया चैनल्स के ट्रांसमिशन को रोक सकती है, यानी कि मीडिया चैनल जो हम लोगों को लगातार न्यूज़ दिखा रहे हैं उसको रोक देने का अधिकार सरकार के पास है। लेकिन ये बात अलग है कि इसका लगातार सरकार प्रयोग नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर सरकार प्रयोग करेगी तो ये कहा जाएगा कि सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर रही है, तो जल्दी सरकार इनका यूज़ नहीं करती है। अब देखिए जो सेल्फ रेगुलेशन है उसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। तीसरा है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, यानी कि जैसे मैंने कहा आपसे कि इलेक्शन कमीशन जैसी कोई बॉडी बना दी जाए जो इसके ऊपर नियंत्रण रखे मीडिया के ऊपर। और चौथा जो बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है वो है सेल्फ कंबाइंड इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, यानी कि देखिए सेल्फ प्लस इंडिपेंडेंट, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिसमें मान लीजिए जिसके जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, मतलब बॉडी इंडिपेंडेंट हो गई। और साथ में कुछ मीडिया के लोग भी हैं, यानी कि कुछ एडिटर हैं, कुछ और लोग हैं, तो मीडिया के लोग भी इस बॉडी में होंगे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, या इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हो गए, इस तरह के लोग होंगे जो कोई भेदभाव ना करें। तो एक ये तरीका हो सकता है। अब देखिए इसी के बारे में बताया गया है आगे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, ये देखिए संस्था बनाई गई थी, एक बॉडी बनाई गई थी, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। ये क्या है अभी आगे हम लोग देखेंगे। ये जो है 2008 में बनाई गई, और इसने क्या किया, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन बनाया गया एनबीए, इस एनबीए ने एक संस्था बनाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एनबीएसए स्टैंडर्ड अथॉरिटी,
तो देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है, यानी कि मानक। मानक का मतलब होता है, जैसे कि मैं कहता हूं कि आपका जो सपोज आपकी जो राइटिंग है इस मानक से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे अगर नीचे आपकी राइटिंग गिरेगी तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, तो ये एक मानक हो गया। या आपके शब्दों की सीमा 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 300 से ज़्यादा शब्द होंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ये एक मानक हो गया। तो ये क्या करेगी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी क्या करेगी, स्टैंडर्ड या मानक बनाएगी, ऐसे मानक जिससे नीचे मीडिया चैनल को नहीं जाना है या जिस सीमा को मीडिया चैनल को पार नहीं करना है। और अगर मीडिया चैनल ऐसा करता है, इस सीमा को पार करता है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर दंड लगाया जाएगा। तो जो ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जब ये बनाई गई थी तो भारत के जो चीफ जस्टिस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं JS वर्मा जी, वो इसके अध्यक्ष बनने को तैयार हुए थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो इसके अध्यक्ष तभी बनेंगे जबकि जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी या जो NBSA बनाई जा रही है, जिसे NBA के द्वारा बनाया गया, तो ये जो NBSA बनाई गई NBA के द्वारा, इसके लिए JS वर्मा जी ने कहा कि इसके अध्यक्ष वो तभी बनेंगे जब ये पहली बात तो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि इसमें सरकार या कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना करे, और दूसरी बात है कि इसमें NBA भी हस्तक्षेप ना करे, यानी ऐसा नहीं है कि ये NBA के अंडर में आ जाए और NBA का दबाव इसके NBSA के ऊपर पड़े। तो ये दोनों बातें मानी गई और उसके बाद जो जस्टिस JS वर्मा जी हैं उन्होंने इसकी NBSA की अध्यक्षता की। और देखिए ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि NBSA ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें NBSA ने फाइन भी लगाया, मीडिया चैनल्स के ऊपर फाइन लगाया, यानी कि एक तरह से जुर्माना लगाया, और इसके साथ साथ कई सारे मीडिया चैनल से माफ़ी मांगने को भी कहा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कई जगहों पे पब्लिक अपॉलजी के लिए भी कहा। और देखिए ये बताया जा रहा है कि जो मीडिया चैनल हैं वो पैसे का रूप में जुर्माना देने से इतना नहीं डरते हैं जितना अपॉलजी से डरते हैं, माफ़ी मांगने से डरते हैं। क्योंकि इससे क्या बात आएगी, मान लीजिए एक मीडिया चैनल आपसे माफ़ी मांग रहा है, जनता से माफ़ी मांग रहा है, तो इससे ये बात आएगी कि इसने कुछ गलत किया और इसने गलत तरह की न्यूज़ दिखाई, तो उससे जो मीडिया चैनल की छवि है वो खराब होती है, तो वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं। अच्छा ये देखिए NBSA में होता कौन कौन है, तो NBSA में 4, यानी कि यही नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसमें 4 जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें कि मीडिया एडिटर भी होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर भी होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र लोग जिनको मीडिया चैनल से कोई लेना देना नहीं है, और साथ में मीडिया के जो संपादक होते हैं, मीडिया चैनलों के जो संपादक होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं, और साथ में जो चेयरमैन है वो तो होते ही हैं, जैसे कि शुरुआत में इसके जस्टिस JS वर्मा जी चेयरमैन बने। अब देखिए NBA क्या है, एक बात और जान लेते हैं, क्योंकि NBA के अंतर्गत ही ये NBSA बने थी। तो NBA क्या है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन क्या है, याद रखिएगा प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ये एक प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है। देखिए 2 तरह की हो सकती हैं एसोसिएशन, एक हो सकती है पब्लिक यानी जिसमें सरकारी एसोसिएशन हो, दूसरी हो सकती है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं। तो जो अलग अलग न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं उनकी ये एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट एसोसिएशन है। और ये किस लिए बनाई गई थी, जिससे कि जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें एक अच्छे मानक स्थापित हो सके, हाई स्टैंडर्ड एथिक्स यानी नैतिकता स्थापित हो सके, और जो अच्छी कह लीजिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग की एक अच्छे नैतिक मानक स्थापित हो सकें। तो इसके लिए इस संस्था को NBA को बनाया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये प्राइवेट एसोसिएशन है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। अब देखिए इन द फर्स्ट 10 ईयर द NBSA हैज़ कंसीडर्ड, लगभग देखिए 2619 यानी कि 2669 कंप्लेंट्स के साथ इसने डील किया है, और लगभग 74 ऑर्डर्स निकाले NBSA के द्वारा, यानी कि काफ़ी अच्छा इसने काम किया है पिछले 10 सालों में। देखिए जो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, और साथ में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इन सभी ने NBSA की तारीफ की है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कई जगहों पे देखिए राइटर कहते हैं कि कई जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे NBSA का डिसिप्लिन काम नहीं करता, यानी कि NBSA को जो अनुशासन लागू करना है वो मीडिया चैनल पे काम नहीं कर पाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि NBSA का कार्य क्षेत्र केवल उन्हीं मीडिया चैनल तक है जो इसके सदस्य हैं। मान लीजिए एक संस्था है, इसके 50 सदस्य हैं, और ये अपने केवल 50 सदस्यों के ऊपर जुर्माना वगैरह लगा सकती है, इसके अलावा किसी पे नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है वो इसका सदस्य नहीं बनेगा, यानी कि इससे जो है बाहर चला जाएगा इस अथॉरिटी से। इससे क्या होगा, अब इसका
यानी कि जो एनबीएसए का ज्यूरिडिक्शन है या एनबीएसए की जो शक्ति है वो इस सदस्य पे लागू नहीं होगी जो कि बाहर चला गया है। इस तरह से दिक्कत क्या आ रही है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूज़ चैनल हैं। अब इनमें से 2 कुछ गलत कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये इधर बाहर आ गए एनबीएसए से। अब एनबीएसए जो है इन 2 न्यूज़ चैनल के ऊपर ना कोई जुर्माना लगा सकती है ना कुछ और कर सकती है, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र केवल वहीं तक है जो इस एनबीए के मेंबर हों, यानी कि जो सदस्य नहीं होंगे एनबीएसए में, जो एनबीए के मेंबर नहीं होंगे, वो उनके ऊपर एनबीएसए कोई जुर्माना वगैरह नहीं लगा सकती है। तो ये इसकी एक समस्या है। इसलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाए, यानी कि सांविधिक संस्था इसको बनाया जाए। एक तरह से इसको जो है कोई सांविधिक एक कानून लाया जाए और कानून के तहत इसको एक सांविधिक संस्था बना दिया जाए। ऐसी संस्थाएं जिनको संविधान में संसद में कोई एक्ट लाकर बनाया जाता है उन्हें हम लोग सांविधिक संस्था कहते हैं। तो जब इसे सांविधिक संस्था बना दिया जाएगा, इससे क्या होगा कि इसका जो ज्यूरिडिक्शन है यानी इसकी शक्तियां हैं वो उन न्यूज़ चैनल पे भी पहुंच जाएंगी जो इसके मेंबर नहीं हैं। अभी क्या है, जो इसके मेंबर हैं केवल उन्हीं के ऊपर ये कुछ कार्यवाही कर सकता है। जब इसे सांविधिक संस्था बना दिया जाएगा तो इसे ये अधिकार दिया जा सकता है कि अब ये भारत देश के अंदर किसी भी न्यूज़ चैनल के खिलाफ एक्शन ले सकती है। जो न्यूज़ चैनल गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और ये एक्शन कितना कड़ा हो सकता है कि उसका जो है सस्पेंड किया जा सकता है लाइसेंस, या कैंसिल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर किसी चैनल का लाइसेंस कैंसिल होने का उसे डर होगा तो निश्चित रूप से वो गाइडलाइंस जो हैं उनका उल्लंघन नहीं करेगा। और देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी वायोलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये संस्था स्वतंत्र होगी, जैसे हमारे कोर्ट स्वतंत्र हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कभी भी अन्याय वाले काम नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि यूके यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है वो एक इसका अच्छा एग्जाम्पल पेश करता है। जो ब्रिटेन की एक संस्था है ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन या ऑफकॉम, इसको इसी तरह से सांविधिक बॉडी बनाया गया है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिशन अथॉरिटी है ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्टल इंडस्ट्रीज के लिए। अगर बहुत ही सिंपल बात कहें तो जो हमारे यहाँ एनबीएसए कर रही है, हमारे यहाँ जो एनबीएसए कर रही है वही ब्रिटेन में ऑफकॉम कर रहा है। बस अंतर क्या है, एनबीएसए कोई कानून के तहत नहीं बनाया गया है, ऑफकॉम के पीछे कानून है, यानी कि एक सांविधिक संस्था है, इसलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट सुझाव दिया गया है वो तो यही है कि एनबीएसए के पीछे एक एक्ट लाके और इसको एक सांविधिक संस्था में बदला जाए। फिर देखिए इसके साथ ही क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मॉनिटरिंग पैनल अपॉइंट कर दे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई मॉनिटरिंग पैनल बना दिया जाए, या फिर जैसे प्रेस काउंसिल मॉडल है ये भी एक मॉडल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खुद बताया गया है कि ये फेल हो गया है। और फोर्थ मॉडल हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जैसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड बॉडी बनाई जाए। देखिए ये कैसी होगी, सांविधिक बॉडी होगी जो एनबीएसए है। और एक तरीका ये भी हो सकता है जैसे इलेक्शन कमीशन है हमारा, इलेक्शन कमीशन का बाकायदा संविधान में उल्लेख है, तो वैसे ही संविधान में एक नई बॉडी को जोड़ा जाए। तो क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो इसलिए ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स भारतीय मीडिया में सुधार के कुछ तरीके थे, और जिसमें ये जो एनबीएसए वाला तरीका ये सबसे अच्छा है। इसको आप अपने आंसर में लिख के आइए पूरा, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।